आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि 30 साल बाद बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेगा। जरा सा इस ग्राफ को देखिए। 1940 में बांग्लादेश की कुल आबादी का 28% हिंदू थे। फिर 1950 में ये 22.05 पे आए, फिर 18.5 पे, और अभी 2010 में 2020 वगैरह का आंकड़ा अभी आया नहीं है, लेकिन 2010 में ये 8.96% पे आ गए। यानी 28 से ये 8 दशमलव पर पहुंच गए हिंदू की आबादी बांग्लादेश में। कहाँ गए ये सारे हिंदू? अब इनमें से अधिकतर तो या तो भारत आ गए या फिर इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। अब इस रफ्तार से तो बिल्कुल सही जा रहा है कि 30 साल बाद वहाँ कोई हिंदू बचेगा ही नहीं। और भारत की बात देखें, भारत में उल्टा। तो यहीं पाकिस्तान का भी जरा आंकड़ा देखते हैं। 1931 में ये था 15%, 1941 में 14%, और आज 1998 में, जबकि इधर के आंकड़े बचे हुए हैं, इनकी प्रतिशत है 1.6%। और अब जरा भारत की बात करते हैं। बंटवारे के समय भारत में 3% मुस्लिम थे, लेकिन ये 3% मुस्लिम बन गए 21%। आखिर ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि बांग्लादेश हो या फिर पाकिस्तान हो, वहाँ के कट्टरवादी और कट्टरवादी के साथ साथ कहीं न कहीं सरकार की भी मिलीभगत होती है। कई ऐसी सरकारें हैं जो एक्शन नहीं ले पाती हैं या फिर एक्शन लेना नहीं चाहती हैं, जिसकी वजह से ये हालात हो गए हैं। और वैसे कहा तो ये भी जाता है कि बंगाल के कई सारे इलाके में रोहिंग्या मुसलमान और कई बांग्लादेशी रिफ्यूजी जो मुस्लिम संप्रदाय के हैं, उन्होंने पूरा घर बसा लिया है। ऐसे में एक समय ऐसा भी आ सकता है कि ये अति कट्टरवादी उन इलाकों से भी हिंदुओं के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दें। अब अभी हाल में जो बांग्लादेश में हो रहा है, इस वक्त दशहरा का और दुर्गा पूजा का समय है, लेकिन दुर्गा पूजा के इस समय में बांग्लादेश के कई शहरों में पंडालों को बर्बाद किया जा रहा है, तबाह किया जा रहा है। बांग्लादेश के कुमिल्ला में एक अफवाह उड़ा दी गई कि पंडाल में कुरान के साथ कुछ गलत हो रहा है, और उसके बाद उस पूरे इलाके में एक भी पंडाल नहीं बचा, हर जगह तबाही मच गई। और कहा जा रहा है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग भी शिकार बन गए, खास करके हिंदू समुदाय के शिकार बन गए। और ये रुकने वाला है नहीं। हालांकि शेख हसीना सरकार तुरंत कूद गई, उसने ये कह दिया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार अपनी तरफ से पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर रही है। लेकिन बात ये उठती है कि जिस तरीके से परसेंटेज घटा है 28 से 8%, अगर सरकार ने सचमुच तरीके के कदम उठाए होते तो ये 28 से 8% में नहीं बदलता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। पर अभी समस्या ये है कि बांग्लादेश रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण जगह है। पाकिस्तान को पहले ही 2 फ्रंट के वार के लिए चीन ने हथगंडे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बांग्लादेश से भी राजनीतिक रूप से दुश्मनी होती है, तो फिर बांग्लादेश जिसने चीन को मना किया है अपना बेस देने के लिए, वो बेस दे देगा और रणनीतिक रूप से भारत के लिए समस्या और जटिल हो जाएगी। भारत इस चीज को समझता है और भारत लगातार बांग्लादेश के साथ अपने व्यापारिक सहयोगों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आपसी रिश्तों को सही करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाए। भारतीय सरकार को चाहिए कि वो बांग्लादेश सरकार से इस मुद्दे पर कठोरता से बात करे। वैसे आपको बता दें, भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान आया कि भारत इस मुद्दे को ध्यान दे रहा है, भारत देख रहा है कि बांग्लादेश की सरकार क्या एक्शन ले रही है और क्या कर रही है। भारतीय हिंदू या फिर ये कहें कहीं के भी हिंदू सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं ऐसे इलाकों में जहां कट्टरवादी मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ऐसे में भारत का सीए कानून बेहद सही है, ताकि कम से कम वो लोग अपनी धर्म को बचाने के लिए एक ऐसी जगह तो आ सके जहां उनके धर्म की सुरक्षा हो। सीए का विरोध करने वाले को इन हादसों को जरूर देखना चाहिए और सबक लेना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हालात सिर्फ यही नहीं है। जरा कश्मीर चलते हैं। कश्मीर में जिस तरीके से पाकिस्तान ने अब आतंकियों को भेजना शुरू किया है, और आतंकियों ने खास तौर पर जो
जो माइनॉरिटीज यानी कि कश्मीरी पंडित हो गए, सिख हो गए, इनको निशाना बनाना शुरू किया है। आखिर इनको क्यों निशाना बना रहे हैं? तो इसलिए निशाना बना रहे हैं कि ये डर के मारे इस इलाके में बसने की कोशिश न करें। जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को, माइनॉरिटीज को वहाँ से भगाया गया है, वो वापस से अपने शहर, अपने घर पे रह न पाए। और कहीं न कहीं वो सफल भी हो रहे हैं। कई कश्मीरी पंडित और कई हिंदू सिख परिवार वहाँ से अब वापस जम्मू की तरफ मुड़ रहे हैं, वहाँ बसना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन इस बार सरकार थोड़ी अलग है और सरकार ऐसी है जो इन लोगों को जवाब दे सकती है। अमित शाह ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, अब खुल्लम खुल्ला बड़ा ऐलान कर दिया है। पहले तो कश्मीर में NSA अजीत डोभाल ने एक्शन चालू कर दिया है और ये एक्शन लगातार 6-7 दिनों से दिन रात चल रहा है और आतंकियों की ठुकाई भी हो रही है। आपको बता दें, पहले आतंकियों को वापस मुख्य धारा में लाने के लिए उनके परिवार वालों से बात कराई जाती थी, उन्हें सरेंडर कराने की कोशिश की जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा रहा है। अब सीधे धुनाई हो रही है, घेर घेर कर धुनाई हो रही है। और इन सब के बीच में जो जड़ है पाकिस्तान, उसके लिए भारत के गृह मंत्री ने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला शब्दों में ये कहा है कि अगर कश्मीर में ये हरकतें नहीं रुकी और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करता रहा तो पाकिस्तान का तीसरा इलाज भी होगा और भारत एयर स्ट्राइक करेगा पाकिस्तान के ऊपर। ये खुल्लम खुल्ला भारतीय गृह मंत्री ने कह दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हुई और पाकिस्तान की तरफ से भी बयान आया। भारतीय गृह मंत्री का बयान का मतलब है कि इस बयान का बहुत ज्यादा वजन है। हमने कई बार देखा है, गृह मंत्री अगर कुछ कहते हैं तो वो चीज होकर रहती है। जैसे कि आर्टिकल 370 का सबसे पहले ये कहा गया था गृह मंत्री के द्वारा कि ये लागू होगा, तब ऐसा लगा था कई लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो लागू हो गया। फिर CAA की बात आई। CAA के लिए जब प्रस्ताव लाने की बात आई, उससे पहले ही गृह मंत्री ने ये कहा था कि इस तरह का कानून लागू होकर रहेगा और आखिरकार वो आया, काफी सारा विरोध हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, वो लागू होकर रहा। तो अब है बात एयर स्ट्राइक की। जब भारत के गृह मंत्री ने कहा है तो ये चीज होगी, जिसको देखते हुए अब पाकिस्तान ये कहने लगा है कि हम शांति प्रिय देश है, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ऐसा कुछ और भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए। भारत को कोई समस्या है तो मिल बैठकर बातचीत करनी चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, भारत को पाक के ऊपर एक्शन ले लेना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।